हाय स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली एक का जो मैंने आपको इससे पहले दिनों में सवाल कराए थे उसके बाद का सवाल अब मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, सवाल नंबर हमारा 4। अब जरा सवाल नंबर जो हमारा 4 है पहले उसको देखते हैं कि उस सवाल में आखिरकार हमें क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। देखते हैं ज़रा। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर, R मैंने आपको बताया था संबंध के लिए कह रहा है A, B ऐसा है कि A लेस और इक्वल B है। द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। मतलब जो हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि जो हमें संबंध दे रखा है वो संबंध हमारा क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा पर सममित नहीं होगा। अब जब हम इस सवाल को आपको करके बताते हैं, और उससे पहले एक चीज़ और, स्वतुल्य जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें संबंध अपने का अपने साथ होता है उसको स्वतुल्य कहते हैं। सममित में जैसे कि अगर x का संबंध y के साथ है तो y का x के साथ होना चाहिए, और संक्रामक में अगर x का y के साथ संबंध है, y का z के साथ संबंध है तो x का z के साथ भी संबंध होना चाहिए। अब जरा उसके आधार पर हम इसको करते हैं। दिया है R, तो आप देखेंगे जो हमें R दे रखा है वो दे रखा है A, B, और इन दो बिंदुओं का मतलब जो मैंने बताया था आपको कि A, B ऐसा है कि A लेस और इक्वल B है। ठीक है, तो अब हम पहले शुरुआत करेंगे संबंध को स्वतुल्य और सममित और संक्रामक दिखाने की, कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें हो रहा है स्वतुल्य। ठीक है बच्चों, तो अब स्वतुल्य के लिए हम इसमें क्या करेंगे, संबंध R स्वतुल्य होगा यदि, अब जैसे मैंने आपको बताया था जो संबंध अपने का अपने साथ होता है उनके अवयव का उसको हम स्वतुल्य कहते हैं। तो यहाँ पर A अगर लेस और इक्वल B है तब इसके लिए A लेस और इक्वल A होगा। ठीक है, अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर A लेस और इक्वल A होगा तो इसमें कौन सी संभावना आ सकती है। जैसे हमको पता है कि A लेस और इक्वल A है तो इसका मतलब ये हुआ कि A से छोटा है या A के बराबर है। तो ये बात तो आपको पता होगी कि कोई सा भी नंबर हमारा अपने से छोटा नहीं होता, हाँ अपने के बराबर होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि A लेस और इक्वल A में हम A बराबर A ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था दर्शाएगा कि A बराबर A। तो इसका मतलब क्या होगा कि संबंध हमारा स्वतुल्य होगा कब, जब A बराबर A हो। ठीक है, अब जब हम आगे आएंगे दूसरे वाले संबंध पर, सममित। सममित जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध A के साथ होना चाहिए। तो अब यहां जरा देखिए, यदि A लेस और इक्वल B है, जैसा हमको दे रखा है कि A लेस और इक्वल B है, तब B लेस और इक्वल नहीं होगा। आप ये बात देख सकते हैं, जैसे मैं ये आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 1 छोटा है 2 से तो क्या 2 छोटा होगा 1 से, नहीं होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि A अगर लेस और इक्वल B है तो B लेस और इक्वल A नहीं होगा। तो इसका आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे
जैसे एक छोटा है 2 से, पर 2 छोटा नहीं होगा 1 से। ठीक है, तो जैसे कि क्या बताया था, अगर a छोटा है या बराबर है b के, तो b छोटा होना चाहिए या बराबर a के। तो ऐसा संभव होगा नहीं। जैसे हमने क्या बताया कि अगर 1 छोटा है 2 से, तो 2 छोटा नहीं होगा 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सममित संबंध हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं तीसरा हमारा होता है संक्रामक। अगर x का संबंध y के साथ है, y का संबंध z के साथ है, तो x का संबंध z के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सवाल के अनुसार हम करते हैं, पहले ये लिखते हैं हम संक्रामक संबंध के बारे में। अब जैसे कि आप ये बात नोट करना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई नंबर जैसे कि a छोटा है b से, ठीक है, b छोटा है c से, तो जरूरी है कि a छोटा हमारा c से होगा। मैं आपको इसका एक वो भी दूंगा, भी उदाहरण जरा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं कि यदि a लेस और इक्वल b है, b लेस और इक्वल c है, तो a लेस और इक्वल c होगा ही होगा। अब जरा इसका मैं आपको एक उदाहरण जरा दे के बताता हूं। माना एक छोटा है 2 से, जैसे कि a लेस b था, तो एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। आप देख सकते हैं a छोटा है b से, b छोटा है c से, तो मैंने उसका एक उदाहरण यहाँ पर मान लिया कि एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a लेस होना चाहिए c से। इक्वल की जो कंडीशन है वो तो सब में अलग ही आएगी, कि जैसे यहाँ पर था a लेस और इक्वल b है, तो मैंने क्या बताया आपको, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी। पर हम किसको लेके चलेंगे यहाँ पर, उसकी कंडीशंस को जो हमें छोटे की दे रखी है। तो एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है किससे, 3 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा 3 से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख दें एक छोटा है 3 से। तो इसका मतलब सवाल में हमारा संबंध सुतुल्य तभी था जब a बराबर a हो। सममित नहीं होगा कि अगर a छोटा है b से तो b छोटा है a से नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर a छोटा है b से, b है c से, तो a हमारा c से छोटा होगा। तो ये संबंध हमारा इसके साथ यही समाप्त होता है। तो बस ये लिख दें यहाँ पर कि संक्रामक जो है हमारा संबंध होगा। तो ये आपका सवाल यहाँ पर खत्म होता है, सवाल नंबर 4। अब जो हम सवाल नंबर 5वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आपके सामने नया सवाल आ गया है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5वें में जो हमें दे रखा है, जरा उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे इसमें उसको हल करते हैं। जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर a, b ऐसा है कि a लेस और इक्वल b की पावर 3। मतलब हमें संबंध ये दे रखा है कि a लेस और इक्वल b की पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। मतलब इस सवाल में हमें जांचना है कि संबंध स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक। तो अब हम जरा सवाल को शुरू करते हैं। देखिए जरा, ये 5वां सवाल है हमारा। बढ़ते हैं। दिया है R
ठीक है बच्चों, आर में क्या दे रखा है, ए कॉमा बी, ऐसा है कि ए लेस और इक्वल बी की पावर 3। तो जरा अब आपको पता ही है, सोतोले को पहले जांचते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा आ गया सोतुल्य। हाँ जी, तो अब जो हमें संबंध दे रखा है वो दे रखा है ए लेस और इक्वल बी की पावर 3। तो अब जरा इसमें एक बात आप ध्यान देना कि सोतुल्य क्या बनेगा, सोतुल्य इसका बनेगा अपने साथ, मतलब ए लेस और इक्वल ए की पावर 3। तो बच्चों इस बात का जरा ध्यान देना, क्या ऐसा संभव है कि कोई नंबर, जैसे मैं मानता हूं ए, जैसे मैंने 2 मान लिया, तो 2 जो है वो 2 की पावर 3 मतलब 8 उसके बराबर आए, नहीं आएगा ना। तो अब जरा हम इसको देखते हैं, बराबर भी आ सकता है या उससे छोटा। तो अब जरा इसका हम देखो एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे कि संबंध, पहले आप ये लिखिए, संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, जैसा मैंने आपको भी बताया था, नहीं होगा, क्योंकि अब हम इसका आपको बताएंगे कि ऐसी क्या बात है कि संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। तो आपको मैं इस बात का एक जानकारी देना चाहूँगा कि इन सवालों में अगर आप कोई उदाहरण दे के उसको हल कर सकते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छी बात होती है। उससे सवाल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर संबंध हमारा स्वतुल्य, सममित या संक्रामक हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब जो यहाँ देखिए, क्योंकि माना a बराबर 1/2, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माना a बराबर 1/2, तब स्वतुल्य के लिए जो मैंने आपको बताया कि a लेस और इक्वल b की पावर 3 तो में दे रखा है, तो स्वतुल्य के लिए होना चाहिए a लेस और इक्वल a की पावर 3। अगर मैं यहाँ पर a को ले रहा हूँ 1/2, तो अब a की पावर 3 निकालेंगे, कितना आएगा, a की पावर 3 निकालेंगे तो 1/8 आएगा। तो अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि 1/2 का जो मान है वो आपका 1/8 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5। अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.5। जैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 और 1/8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 अप्रोक्सीमेट, इसको आप लगभग कह सकते हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो 1/2 जो है वो छोटा आ रहा है 1/8 से, और जबकि अगर हम इन मानों को रखते हैं तो 1/2 की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो हमारी बड़ी होती है 1/8 से, तो यहाँ पर वो केस हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो आप ये लिख दिए 1/2 या 1/2 छोटा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, 1/8 से। तो अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर संबंध स्वतुल्य होता तो a लेस और इक्वल a की पावर 3 वो हमारा सत्य होना चाहिए था, पर यहाँ पर वो हमारा असत्य आ रहा है, या आप इसको कह सकते हो कि वो हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़िए दूसरे पर। दूसरा आपको पता ही है क्या होता है, सममित। अब सममित जैसा आपको बहुत सवालों में हमने बता दिया है, पीछे जो उसके उदाहरण भी दिए थे, प्रश्नावली में बहुत आया था। सममित मतलब वही, जैसे कि अगर x का संबंध y के साथ है तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए।
तो अब जरा यहां पर आप देखिए, यदि a लेस और इक्वल b की पावर 3 है, तब b लेस और इक्वल a की पावर 3 नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप चाहो तो इसका भी एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। कुछ मान लेते हैं, जैसे माना a बराबर 1, ठीक है, b हमने मान लिया 2। तब आप यहां देखिए, अगर हम पहले को देखते हैं तो a लेस और इक्वल b की पावर 3, तो यहां पर एक छोटा है 2 से, और 2 की जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि एक छोटा है 2 की पावर 3 से, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 8। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक छोटा है 2 की पावर 3 से, परंतु 2 छोटा नहीं होगा, किससे नहीं होगा, a की पावर 3 से, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, मैंने a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया, एक एग्जांपल इसमें दिखाने के लिए। तो अगर a छोटा है 2 की पावर 3, जैसे मैंने आपको बताया 8 लिख दीजिए, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है, तो 2 छोटा नहीं होगा a की पावर 3 से, 2 तो बड़ा होगा a की पावर 3 से, क्योंकि a की पावर हम कितनी भी करें, 2 3 10 15 तो एक ही आता है। तो यहां से हमारा संबंध सम्मित नहीं होगा। अब हम इसके बाद आते हैं तीसरे पर, जो हमारा तीसरा होता है। मैं यहां पर इसको कर देता हूं संक्रामक। संक्रामक जैसे वही a का b के साथ संबंध है, b का c के साथ है, तो a का c के साथ हमारा होना चाहिए। तो अब यहां पर भी हम इसको बताते हैं, यदि a लेस और इक्वल b की पावर 3 है, b लेस और इक्वल c की पावर 3, तब अब आप यहां भी एक एग्जाम्पल देख इसमें सकते हैं कि हम कैसे कैसे इसको कर रहे हैं। तो अगर a लेस और इक्वल b की पावर 3 है, b लेस और इक्वल c की पावर 3 है, तब a लेस और इक्वल c की पावर 3 होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब यहां भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपको यहां पर ऐसा देना होगा कि अगर a लेस और इक्वल b की पावर 3 है, b लेस और इक्वल c की पावर 3 है, तब a लेस और इक्वल c की पावर 3, वो कह रहा इसमें जरूरी नहीं है। तो हम ये चीज एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ मुझे a b c को कोई नंबर मानना पड़ेगा। तो जो नंबर मैं बच्चों यहाँ मान रहा हूँ, आप उसके अलावा भी कोई और नंबर ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो इस कंडीशंस को वेरीफाई करे। अब जरा यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। a मैंने ले लिया 3, वो थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो आप भी इसको कर सकते हैं। b ले लिया मैंने 3/2 और c ले लिया 6/5। तब आप देखिए जरा, पहला केस क्या था, a लेस और इक्वल b की पावर 3। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, जैसे कि a लेस और इक्वल a, अभी जो पिछले सवाल में आया था, तो a लेस और इक्वल a में कौन सी संभावना आएगी कि a बराबर a, ठीक है, और कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता। तो हम यहाँ पर जो भी टेस्टिंग करेंगे या जो भी हम जांचेंगे, वो हम लेस या ग्रेटर के हिसाब से लेके चलेंगे कि क्या क्या इसमें संभावना आ सकती है। तो अब जब यहाँ देखिए a लेस और इक्वल b की पावर 3 था, तो मैंने क्या बताया, लेस को देखेंगे तो a हमारा कितना है 3,
तो 3 लेस b की पावर 3 करें तो b की पावर 3 हमारी कितनी आएगी 27। तो 3 की पावर 3 करेंगे, ये तो आप कर सकते हैं, और 2 8, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है इसमें 3/2 है, तो ये हो गया 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 3 3 करके, और अपॉन 2 आ रहा है तो अपॉन 2 के हिसाब से 2 2 2 हमारा 8 हो जाएगा, मतलब 27 हो रही है। अब आप चाहो तो दे सकते हो 3 की जो वैल्यू है वो छोटी आएगी 27/8 से या 27/8 से, चाहो तो आप डिवाइड करके दे सकते हैं, 8 3 जा 24, और फिर हम वो पॉइंट लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 3 से ज़्यादा आएगी। अब जरा आगे देखते हैं दूसरे वाले पर, b हमने कितना माना था 3/2, ठीक। c की पावर 3, c कितना यहाँ से आ रहा है हमारा 6/5, तो आपको 6 की पावर 3 करनी होगी और 5 की पावर 3 करनी होगी। तो 6 की पावर अगर हम 3 कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 मैं फिलहाल चलो आपके लिए यहाँ पर और लिख के देता हूँ, तो ये हमारा आया 6/5 की पावर 3। तो आप चाहो तो साइड में ये निकाल सकते हैं कि 6 की और 5 की पावर 3 कितनी कितनी आएगी, 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू x, तो 6 की 6 से इंटू करेंगे कितना आएगा 36, और 36 की जब 6 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 216, और 5 की पावर 3 आ रहा है, तो 5 की पावर 3 हमारा कितना हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा हमारा 25, 25 की 5 से इंटू करेंगे तो 125, 125। तो अब जरा आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो यहाँ पर जैसे a था हमारा 3, b की पावर 3 हमने निकाला तो यहाँ आया 27/8, फिर b हमने लिख दिया यहाँ पर 3/2, और ये 6/5 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा ये 216, ठीक है, और अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की 5 इंटू की या 5 की 5 से 25, और 25 की हम करेंगे 125 से, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 6/5 की पावर 3, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 216/125, ये 3/2 से बड़ी होगी। परंतु जब मैं a लेस c की पावर 3 को निकालूंगा वहां पर ये केस गलत हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, तो a हमारा कितना था बच्चों 3 लेस c की पावर 3 करते हैं, तो c की पावर 3 हम जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 216/125। क्या ऐसा संभव है 216/125? अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू हमारी आएगी, तो वो वैल्यू 3 से क्या बड़ी हो सकती है? नहीं। तो यही हमारा कारण है कि जो संक्रामक संबंध है यहाँ इस सवाल में नहीं होगा, तो उसको आप ऐसा लिख दीजिए बस। अतः संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है। बस ये आपका सवाल खत्म होता है, सवाल 5वां। अब जरा बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा सवाल 6 है। देखिए सवाल 6 हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है 1 2 और 3 में r जो है अगर 1, 2, 1 से प्रदत्त संबंध r है, मतलब हमें यह है कि एक समुच्चय के लिए r का जो संबंध है आपस में अवयव का वो दे रखा है कि 1, 2 और 2, 1 r के अंदर हैं। तो अब हमें दिखाना है कि r सममित तो होगा, ठीक है बच्चों, किंतु ना तो स्वतुल्य होगा और ना संक्रामक। अब जरा सवाल आपने समझ लिया होगा, अब मैं इसको करता हूं। ये देखिए, देखो जैसे सवाल हमारा 6 है,
तो सबसे पहले स्वतुल्य पर आते हैं। अब ये आपको पता ही है, बहुत बार सवालों में हमारा इसमें यूज हो चुका है कि स्वतुल्य क्या होता है, जो भी संबंध दे रखा है वो अपने का अपने साथ होना चाहिए। अब जरा यहाँ देखिए, अगर संबंध स्वतुल्य होता तो इसका मतलब ये है कि 1,1 2,2 उस संबंध में आते, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमें r दे रखा है उसमें 1,1 2,2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। तो पहले आप यहाँ देखिए 1,1 2,2 ये आपको मैंने बताया था बिलोंग्स नहीं कर रहा है, कहां पर, R के अंदर, जिसकी मैंने आपको बात बताई है कि अगर स्वतुल्य होता तो 1,1 2,2 R के अंदर होता, पर वो R के अंदर नहीं है, तो इस वजह से हमारा संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो हमारा को पहला जो उसका पार्ट था कि स्वतुल्य नहीं है, तो वो यहाँ पर आके खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं होगा। सही बच्चों। आओ दूसरा क्या होता है हमारा, सममित। तो सममित के बारे में आपको पता है कि अगर x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 1,2 R के अंदर है, पर 2,1 भी R के अंदर आ गया है। तो अब ये जो हमारी कंडीशंस होती है सममित की, ये तो होती है कि अगर x का y के साथ संबंध है तो y का संबंध x के साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर 1,2 R में है तो 2,1 भी R के अंदर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू R, तब 2,1 बिलोंग्स टू R। 1,2 R के अंदर है और 2,1 भी R के अंदर है, तो ये हमारा कौन सा संबंध हो गया, सममित। तो यहां बस इतना लिख दीजिए अब, सममित संबंध होगा, ठीक है। तीसरा हमारा आता है संक्रामक। तीसरा हमारा आता है संक्रामक। अब आप देखिए, देखो संक्रामक संबंध के लिए x का संबंध y से, y का z से, तो x का z से होना चाहिए। अब आप एक बार नोट करना जरा बच्चों कि संक्रामक संबंध होने के लिए हमें 3 अवयव R के अंदर पता होना चाहिए जो इस कंडीशंस को या इस फॉर्मूले को वेरीफाई करे या सत्यापित करे, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि x का संबंध y के साथ, y का संबंध z के साथ, तो x का संबंध z के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि संबंध के समुच्चय में 3 अवयव तो होने ही चाहिए जो संक्रामक की जांच करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, R हमें जो दे रखा है उसमें 1,2 एक अवयव है, 2,1 वो दूसरा है, तो जबकि संक्रामक के लिए हमें क्या होना चाहिए था, 3 अवयव पता होने चाहिए थे संबंध में। तो यहाँ तो 2 ही अवयव दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि R में केवल 2 अवयव हैं, R में केवल 2 अवयव हैं, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक को दिखाने के लिए 3 अवयव तो होने ही चाहिए, और जबकि R में कितने अवयव आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो बस बच्चों उसमें हमारा इतना ही सा काम था। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक जो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। स्वतुल्य हमारा नहीं था क्योंकि 1,1 2,2 आने चाहिए थे, इसमें नहीं आ रहे हैं। दूसरे में क्या था
कि अगर 1 to r में है तो 2 1 r में होना चाहिए, तो वो हमारा r में हो गया। और तीसरा वाला क्या था कि संक्रामक होगा या नहीं होगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि संक्रामक के लिए संबंध में 3 अवयव होने चाहिए, तभी तो मालूम पड़ेगा कि x y के अंदर है, y z के अंदर है और x z के अंदर, पर यहाँ r में 2 अवयव आ रहे हैं, तो हमारा r संक्रामक नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों। ये देखिए सवाल 7वां हमारा क्या दे रखा है, पहले जरा इसको पढ़ते हैं और फिर इसमें देखते हैं कि आखिर क्या क्या हमें स्थिति दे रखी है सवाल में, तब आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय में, मतलब जैसे कि ये कोई कॉलेज होगा, ठीक है, उस कॉलेज में पुस्तकों का एक समुच्चय इसने बना रखा है, उसको वो फिलहाल ए से दिखा रहा है, में आर। अब संबंध देखो कैसे दे रखा है, x, y ऐसा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब आप इसका मतलब क्या समझे कि x और y जैसे कि इसमें पुस्तकें होंगी, तो वो पुस्तकों में दोनों में x में भी और y में भी पृष्ठों की संख्या समान है। मतलब उन पुस्तकों के बीच एक जो संबंध दे रखा है, वो संबंध ये दे रखा है कि x पुस्तक है, y पुस्तक है, तो x और y में पृष्ठों की संख्या समान है। मतलब हमें इस संबंध का उपयोग करना है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब आपको बच्चों याद होगा हमारा क्लास का फर्स्ट डे जब मैंने आपको पूरा बताया था कि संबंध क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, उनके बारे में जानकारी दी थी, तो तभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर किसी सवाल में तुल्यता संबंध दिखाना है तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, आपको बताएं, सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अब जैसे सवाल में कह रहा कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो उसमें सुतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक, ये तीनों संबंध सही सही इस पर काम करेंगे। काम करने का मतलब सुतुल्य भी आएगा, सम्मित भी आएगा और संक्रामक भी। अब जरा हम इसको करते हैं, ठीक है। 7वां देखो में दे रखा है, जरा इसको पहले आइए, तो सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत सुतुल्य की। अब आप देखना बच्चों कि इस सवाल के अनुसार सुतुल्य क्या बनेगा। सुतुल्य जो मैंने आपको बताया था कि अपने का अपने के साथ संबंध होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि x और y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, या ठीक है, तो अब इसका सुतुल्य क्या बनेगा कि x और x में पेजों की संख्या समान है। अब आप देखिए जैसे कि यहाँ पर x और y की बात हो रही थी, पर हमें सुतुल्य के लिए y की जगह भी x लेना है, तो उसमें क्या बनेगा कि x और x में पेजों की संख्या समान है। तो आप बताइए, एक किताब है, एक किताब को मैं अगर 2 बार काउंट कर लूँ या 2 बार उसका यूज कर लूँ पेजों को गिनने में, तो संख्या तो समान ही आएगी। जैसे एक किताब में मान लो 10 पेज हैं, तो उसी को मैं अगर दूसरी किताब लाऊंगा तो उसमें भी 10 पेज आएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ संबंध हमारा सुतुल्य हो जाएगा। जब इसको फिर ऐसे लिखेंगे सुतुल्य में कि x और x में पृष्ठों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से जो संबंध हमें दे रखा था कि अगर x और y है तो उसमें पृष्ठों की या पेजों की संख्या समान होनी चाहिए थी, तो सुतुल्य का हमारा ये तो बना कि x के साथ पृष्ठों की संख्या एक जैसे होनी चाहिए। तो आपको जैसे हमने बताया कि कोई पुस्तक है इसमें 10 पेज है, तो वही पुस्तक आप एक बार और ले आओ तो पेजों की संख्या तो समान होनी है। तो यहाँ पर हमारा x और x में पृष्ठों की संख्या बराबर होगी, अतः संबंध सुतुल्य होगा। आगे बढ़ते हैं, सम्मित।
अब आप देखिए सम्मित इसका क्या माना, जैसे हम कह रहे हैं कि x और y पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या समान है। अब मैं इसको ये काम ही करता हूँ, मैंने पहले x को काउंट किया फिर y को, अब मैं जस्ट इसका उल्टा कर रहा हूँ कि मैं पहले y को काउंट कर रहा हूँ पेजों को और फिर x। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही तो बात है। अगर मैं एक गिनती करता हूँ कि ये x पुस्तक में 10 पेज हैं, y में 20 हैं, अब मैं x और y लिया, अब मैं ले रहा हूँ उसका उल्टा कि y को पहले काउंट कर रहा हूँ पेजों को और x को बाद में, तो वो तो समान ही रहेंगे हमारे, वो थोड़ी बदलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर x y में पृष्ठों की संख्या बराबर है तो y x में भी पृष्ठों की संख्या जो है वो क्या होगी, बराबर होगी, संख्या बराबर होगी। ठीक है बच्चों, आओ तो संबंध जो है सम्मित होगा। आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। संक्रामक, अब संक्रामक के बारे में इसमें क्या बनेगा कि अगर x और y पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या बराबर है, ठीक, y और z में पृष्ठों की संख्या बराबर है, तो x और z में पृष्ठों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, x और y में पृष्ठों की संख्या जैसे हमारी बराबर है, जैसे हमने 10-10 मान लिया, ठीक, और y और z में भी हमने पृष्ठों की संख्या बराबर ली। जब ये x और y में पृष्ठों की संख्या बराबर है, जैसे मैं 10-10 लेता हूँ, तो y में 10 हुआ तो वो हमारा z में 10 चले आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z में भी पृष्ठों की संख्या बराबर होगी। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि x y में पृष्ठों की संख्या बराबर है और YZ में ना पृष्ठों की संख्या बराबर है, जैसा हमें प्रश्न के अनुसार दे रखा है। तब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर x और y में पृष्ठों की संख्या बराबर है, तो एक एग्जांपल के आप लिए ये मान सकते हैं कि x और y में चलो पृष्ठों की संख्या हमारी 10 है, तो उसका मतलब x में भी 10 y में भी 10, ठीक है। y और z में पृष्ठों की संख्या बराबर है, तो यहां से हमको पता है कि y में 10 है, तो उसका मतलब 10 जो y में है वो z में भी 10 हो जाएंगे। तो अब तीनों में कितने हुए, 10 10 10, तो इसका मतलब अगर x y में 10 पेज हैं, y z में हमारे 10 पेज हैं, तो x z में भी 10 पेज होंगे। तो इसका मतलब यह है कि x z में भी पृष्ठों की संख्या बराबर होगी। तब ना x z में भी पृष्ठों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए कि जो हमें संबंध दे रखा था उसमें स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया और संक्रामक भी। जब ये तीनों संबंध किसी सवाल में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक साथ जब आता है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो वो क्या कहलाता है, वहां से एक तुल्यता संबंध। तो आप यहां कहेंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवाल 7वां यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो उसको चाहो तो आप एक बार और दे सकते हैं कि x और y में पृष्ठों की संख्या समान थी। तो सबसे पहले मैंने कैसे बनाया कि x और x मतलब एक किताब को आप 2 बार पेज काउंट कर लो, समान ही रहेंगे। समित में क्या था, अगर x और y में पृष्ठों की संख्या बराबर है तो y और x में भी, मतलब पहले अगर आप x को काउंट करो फिर y को, या y को पहले काउंट कर लो पृष्ठों को और x को, वो एक जैसे रहेंगे। और तीसरा क्या था कि अगर x और y में पृष्ठों की संख्या बराबर है, y z में बराबर है, तो x z में वो बराबर होगी। तो उसका मतलब संबंध हमारे तीनों आ गए इसमें, सूत्र, समित और संक्रामक। और तीनों जब आते हैं तो वो एक साथ मिलकर क्या बना देंगे, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, तो अब हम बाकी जो सवाल अब इसके बाद आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी सवाल 7वां खत्म किया है, अब मैं इसके बाद सवाल 8वां जो शुरू करूंगा वो अगली क्लास में शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों।